पिछले क्लास में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस का सारा थ्योरी देखा था और उस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे और हमने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो जो भी प्रॉब्लम है वो आप लोग पूछ लीजिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस एसए ब्रह्मा में भी बनेगा जिसको मैं होमवर्क दूंगा और फिर रिफ्रैक्शन शुरू करूंगा। तो पहले तो आप क्वेश्चन पूछिए। 1 to 10 में कोई प्रॉब्लम है? 1 से 10 में क्वेश्चन नंबर 6, where should a small object should be placed on the axis of a concave mirror of focal length? ध्यान दीजिए 6 क्वेश्चन नंबर है एम करीब में, पेज 286। ये हमेशा ध्यान रखिए कि मेरे आने से पहले जब आप लोग आते हैं तो एक दूसरे से डिस्कस कर लिया करिए। ये सब काफी आसान सवाल है। Where should an object, यानी u का मान क्या होगा? कॉनकेव मिरर है और फोकल लेंथ इसका -30 सेंटीमीटर होगा, कॉनकेव है। इन ऑर्डर टू फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम है, यानी m इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 होगा ना? और ये क्या होता है? v/u होता है, यानी v बराबर क्या होगा? u। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखें? अब ध्यान दीजिए, आप इसमें इन्वर्टेड इमेज कह रहा है, मतलब रियल इमेज। इन्वर्टेड इमेज मतलब हो गया रियल। ध्यान दीजिएगा, तो u का मान -u और v का मान क्या लेंगे? माइनस लेंगे, माइनस v और माइनस, चूंकि v और u क्या है? बराबर है, तो v के बदले में क्या लिखेंगे? यानी u के बदले -u और v के बदले में भी 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/-u माइनस 1/u इक्वल टू -1/30, यानी -2/u इक्वल टू -1/30। अब माइनस कैंसिल कर दीजिए, ऊपर क्या होगा? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, समझिए ये 1 कैसे हो गया, समझ में आया? क्योंकि साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है और कह रहा है कि दोनों सेम साइज का बने, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है इसलिए 1 हो गया। और कोई सवाल 20 तक में? 20 तक में 20। देखिए, when an object is placed at a distance of 30 centimeter from a concave mirror, देखिए कॉनकेव मिरर है जिससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट को रखा जाता है और इसका मैग्निफिकेशन m बराबर 5 दिया हुआ है, टाइम्स एज लार्ज एज व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर पर रखते हैं तब इमेज का जितना बड़ा साइज होता है उसका 5 गुना है। देख रहे हैं ना? यानी मान लेते हैं लेट m be the magnification when object is at 50 centimeter. Therefore, magnification when object is 30 सेंटीमीटर क्या होगा? m1 बराबर 5 गुना है। जब 50 सेंटीमीटर वस्तु है तो मैग्निफिकेशन कितना है? तो 30 सेंटीमीटर पर जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो मैग्निफिकेशन 5 गुना है, यानी m1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स है। ओके, तो ये समझ में आ गया? अब ध्यान दीजिए, अब हम शुरू करते हैं। when, और आगे कुछ कह रहा है, साथ पूरा पढ़ लेते हैं। Calculate the focal length of the mirror if the image in both cases real। देखिए, एक तो रियल इमेज कह रहा है, इमेज कैसा है? रियल इमेज बनाना है, और दूसरा चीज एक और बात कहा है भाई, फोकल लेंथ निकालना है हमें। ये दो बात, रियल इमेज है, फोकल लेंथ निकालना है। शुरू करते हैं हुए ऑब्जेक्ट एज 50 सेंटीमीटर, यहां शुरू कर देना।
तो m इक्वल टू क्या होगा v बाई यू, यानी v इक्वल टू क्या होगा m। कोई दिक्कत? यानी m u का मान कितना 50 ना, तो क्या होगा m इंटू 50। कोई दिक्कत? चलिए 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। तो 1/v यानी 1 बाई 50m। और चूंकि रियल है, कैसा इमेज है रियल, इसलिए v का मान क्या होगा माइनस में होगा। मैं इस बात को थोड़ा सा यहाँ जिक्र कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर हम लेंगे here u बराबर -50 सेंटीमीटर और v बराबर -50m। माइनस क्यों लिए? रियल इमेज। 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई -50m माइनस 1 बाई 50 इक्वल टू 1 बाई एफ। सॉल्व कर दीजिए। एलसीएम हो गया 50m माइनस 1 ये क्या हो गया माइनस m इक्वल टू 1 बाई एफ। यहाँ से जगह का दिक्कत हो गया। यहाँ से देखिए तो हम लिख सकते हैं f इक्वल टू 50m बाई माइनस का लेंगे m प्लस 1। कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं 30 सेंटीमीटर पर। नाउ when object is at 30 सेंटीमीटर, अब u कट होगा -30, ध्यान दीजिए सेंटीमीटर, और v इक्वल टू चूंकि रियल इमेज से माइनस, और कितना गुना है 5m गुना, कितना मल्टीप्लिकेशन है 5, तो 30 इंटू 5 यानी -150। अब लगा दीजिए 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू क्या होता है 1 बाई वी यानी -150m और -1 बाई 30 इक्वल टू 1 बाई एफ। ओके, इसको मूव ऑन लेते हैं तो क्या हो जाएगा 150 m एलसीएम हो जाएगा -1 माइनस 5m हो जाएगा इक्वल टू 1 बाई एफ। यानी एफ इक्वल क्या हो जाएगा 150m डिवाइडेड बाय माइनस कौन ले लें तो 1 प्लस 2 हो गया। अब 1 और 2 को बराबर कर देंगे तो m का मान निकल जाएगा। फ्रॉम 1 and 2 मेरे पास जगह नहीं है, फ्रॉम 1 and 2 तो दोनों बराबर करेंगे होगा 150m बटा -1 प्लस 5m इज इक्वल टू 50m डिवाइडेड बाय -m प्लस 1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, 50 दिया 150, जगह नहीं है। मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ, देखिए हम उसके आगे यहाँ लिख रहा हूँ 50 दिया 150 क्या होगा मल्टीप्लाई कर देते क्या ना 1 प्लस 5m इक्वल टू 3 टाइम्स m प्लस 1। समझ में आ क्या किए? अब सॉल्व कर दीजिए 1 प्लस 5m इक्वल टू 3m प्लस 3, इधर ले आइए 2m इक्वल टू 2, ये ना होगा m इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब m का मान निकल जाता है, f क्या हो जाएगा f इक्वल टू 50 इंटू 1 बटा -1 प्लस 1 यानी -25। तो दिक्कत यहाँ के बाद यहाँ नोट करिए। देखिए क्वेश्चन कहता है कि इफ द डायमीटर ऑफ द मून इज, एक मून का डायमीटर आपको दे दिया, ये 17 नंबर क्वेश्चन है। डायमीटर ऑफ मून यानी ऑब्जेक्ट का साइज आपको दे दिया 2.14 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर एंड इट्स एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, और अर्थ से जिसकी दूरी यानी x का मान जो है वो 3.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। देन कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ निकालना है, कुछ फॉर्म इट्स इमेज, इमेज का साइज दे दिया है। ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला हम बताए हैं, इमेज का साइज बटा ऑब्जेक्ट का साइज बराबर इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस होगा फोकल लेंथ पर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, देखिए 3.5 इंटू 10 टू द पावर 8। यहाँ से सॉल्व करके f का मान निकाल लीजिए, सब मान दिया हुआ है। d का मान आप लिख लीजिए 1.4 सेंटीमीटर बदल दीजिए, 10 टू पावर -2 कर दीजिए। d का मान 2.14 इंटू 10 टू पावर 6 इक्वल टू, फोकल लेंथ आपको जानना है
और ये 3.5 इंपॉर्टेंट। सॉल्व करके एफ का मान निकाल लीजिएगा। कितना आसान है। थोड़ा सा एक बार मेरा थ्योरी पढ़ लीजिए। हम में कुछ खास बात नहीं है, हमारे थ्योरी में खास बात होता है। और बोलिए 31 क्वेश्चन मैं अभी बता दे रहा हूं, और एक बार और यही क्वेश्चन आगे आएगा, वहां दोबारा मत पूछना। देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन ए कॉन्वेक्स लेंस एंड ए कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स मिरर है, 10 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर, और दोनों के बीच का दूरी है 10 सेंटीमीटर। When an object is placed at a distance of 12 centimeter from convex lens, अब इस convex lens से 12 सेंटीमीटर दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखते हैं। यहां पर कहीं ऑब्जेक्ट है, then the image formed by the combination coincides with the object itself। तो इस दोनों के द्वारा जो इमेज, फाइनल इमेज बनेगा, वो इस ऑब्जेक्ट पर ही बन जाएगी। यही जहां ऑब्जेक्ट है यहीं पर इमेज भी बन जाएगी। यानी कैसा हुआ होगा, रे ऐसे गया और रे फिर वापस लौट के यहीं पर आया। एक रे सीधा जाएगा, सीधे से जाएगा, मिरर पर नॉर्मल हो गया, रिफ्लेक्ट होगा, वापस यहां आ गया, और दूसरा रे भी नॉर्मल होगा तब ना उसी रास्ते पर लौट के आएगा। अब बात को पकड़ रहे हैं। हम बताए हुए हैं कि कोई रे ऑफ लाइट अपने पाथ को रिट्रेस कब करता है, जब उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो। आपतन कोण 0 डिग्री हो तो परावर्तन कोण भी 0 डिग्री होगा, तो उसी रास्ते पर लौट जाएगा। बात समझ रहे हैं। इसके लिए रे मिरर से कितना कोण बना है, 90 डिग्री, और मिरर से यानी ये 90 डिग्री कोण बना रहा है, यानी ये लंबवत है। और ऐसे आगे बढ़ा दे, वास्तव में लंबवत क्या होता है मिरर पर? मिरर पर लंबवत क्या होता है? उसका रेडियस। हम आपको पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं कि सेंटर से सरफेस को मिलाते हैं तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो हमेशा मिरर पर परपेंडिकुलर होता है। ऐसा मैं बताया हूं कि नहीं बताया? यानी यही नॉर्मल होगा। इसका मतलब ये रे ऑफ लाइट अगर ये मिरर नहीं होता तो कहां पर काटता? सेंटर पे काटता। नहीं, अगर ये मिरर नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट कहां पर एक दूसरे को काटता? यानी इमेज कहां बनता? यानी पहला इमेज बनता सेंटर पर। अगर मिरर नहीं होता तो यहां पर बनता। क्लियर है? लेकिन इस मिरर की वजह से ये दोनों रिफ्लेक्ट होकर अपने उसी रास्ते पर चलकर वापस आएंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब आगे देखिए क्या कहता है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इसका फोकल लेंथ जानना है हमें कॉन्वेक्स मिरर का। इफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 10 सेंटीमीटर, और इस लेंस का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देख रहे हैं? अब गौर से देखिए, इस लेंस के लिए फॉर लेंस, सबसे पहले तो सवाल में हम जो रे डायग्राम खींचे हैं, किरण आरेख, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कोई भी अच्छे जानकार है, अगर ऑप्टिक्स अच्छा समझ रहा है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, तो उसका क्या पहचान है, तो उस सिचुएशंस को अपने दिमाग में या बोर्ड पर या कॉपी पर ड्रॉ कर ले। अगर आप सही में क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो क्वेश्चन को पढ़कर क्या हालात है उसको खींच लीजिए। ये सबसे बड़ा चीज है। ये अगर आप कर पाते हैं तभी वास्तव में आप सही से सब्जेक्ट को समझ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, इसके लिए u का मान हमें पता है -12 सेंटीमीटर। बोलिए। और इसके लिए v का मान भी आपको पता, v का मान हमें नहीं पता है, लेकिन फोकल लेंथ हमें पता है 10 सेंटीमीटर। देख रहे हैं? तो हम जानते हैं लेंस होना से वी है, क्लास 10 में पढ़े हम लोग, वी है फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। क्योंकि यहाँ लेंस का इस्तेमाल कर दिया है, और लेंस के बारे में हम लोग 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। पढ़े हैं ना? तो यहाँ पर v का मान हमें जानना ही है, u का मान माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/12 इक्वल टू 1/f। सॉल्व कर देंगे 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/12, यानी ये एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, यानी v इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। v का मान आ गया 60। वास्तव में ये जो c है वो यहां से इस लेंस से
60 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देख रहे हैं आप, 60 सेंटीमीटर दूरी पर है। अब सोचिए 60 में से ये दूरी 10 है, ये कितना बच गया, यहां से आता है 50। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल गया इसका, इस मिरर का रेडियस क्या हो गया 50 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 50 सेंटीमीटर। इसीलिए F इक्वल क्या होता है R/2, यानी 50/2 यानी 25 सेंटीमीटर। बहुत आसान था ना, नोट कर लीजिए। अब हम लोग रिफ्रैक्शन देखने जा रहे हैं, अपवर्तन। रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। आप में से सब लोग अपवर्तन के बारे में कुछ न कुछ जानते ही होंगे, क्योंकि 10th क्लास में पढ़ना है इसके बारे में। तो एक बार मुझे आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति जिनको याद हो वो बताइए कि अपवर्तन किसे कहते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाने में प्रकाश परिवर्तन को अपवर्तन कहते हैं। इन्होंने कहा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण को जाना ही अपवर्तन कहते हैं। बोलो। परिवर्तन। अच्छा, बारी बारी से सबको मौका दे, बोलो। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती तो विपुल बल से बिजली की लेकिन हमेशा विचलित नहीं होती है। अगर किसी पारदर्शक सतह पर, ट्रांसपेरेंट सरफेस पर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो, लंबवत रे आए, हम आपको दिखाएंगे, तो रे अपने पाथ से बेंड नहीं होती है। तो क्या वहां रिफ्रैक्शन नहीं हुआ? अब तुम बताओ। When incident reflected with some surface and some parts of rays absorbed in this medium is called reflection. नहीं, ये तो किसी भी एनर्जी सोर्स से लाइट होगा या कोई भी वेव जब किसी सरफेस पर इंसिडेंट होता है, जो घटनाएं घटती है, उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ हिस्सा मीडियम में ट्रांसमिट हो जाता है, और हो सकता है कि कुछ पार्ट मीडियम द्वारा अवशोषित भी हो जाए, ऑब्जॉर्व भी हो जाए। लेकिन यहाँ पर हम रिफ्रैक्शन पर बात करने जा रहे हैं। देखिए, रिफ्रैक्शन के बारे में जो कहेंगे, जैसे कि इस लड़का ने कहा, इसे कुछ बातों से सहमति जताया जा सकता है, लेकिन इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका स्पीड चेंज कर जाता है, और प्रायः, नॉट ऑलवेज, प्रायः वो अपने पाथ से विचलित हो जाती है, लेकिन हमेशा नहीं। तो आइए हम इस बात को ऐसे लिखेंगे कि व्हेन रे ऑफ light travels from one medium to another medium, then it deviates, then its speed changes, and generally it deviates from its own path. ठीक है, मैंने यहां लिखा है कि when ray of light travels from one medium to another medium, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इट्स स्पीड, तो इसका जो चाल है, स्पीड है, वो बदलता है, एंड जनरली इट डेविएट्स, और प्रायः यह विचलित होता है फ्रॉम इट्स ओन पाथ। मैंने यहाँ प्रायः शब्द का इस्तेमाल किया, मैं सीधे लिख सकता कि इट डेविएट्स फ्रॉम ओन पाथ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं लिखा, मैंने प्रायः शब्द का पर जोर दिया है। यहाँ इसके पीछे रीजन है, अभी तो क्या रीजन है वो सीखने में थोड़ा समय लगेगा। सबसे पहले यहां शुरू करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। हमने जो बात कहा है अभी, उसको हम
दिखाएंगे आपको प्रूफ करके, लेकिन अभी तुरंत दिखाना ठीक नहीं होगा, एक दो बात और बताना जरूरी है। लॉस ऑफ रेफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेफ्रैक्शन के भी 3 लॉ होते हैं। There are following, मैंने क्या कहा अभी 3 लॉ? दो। There are following 2 laws। पहला जिसे हम स्नेल्स लॉ भी कह सकते हैं, स्नेल का नियम। आप लोग को याद होगा स्नेल का नियम क्या होता है? याद है किसी को? क्या होता है? साइन आर बाई साइन आर, बस बोलो बोलो। म्यू 1 बटा म्यू 2। अच्छा, तो ये म्यू 1 म्यू 2 क्या होगा भाई? देखिए, पहले मैं एक बार हिंदी में बताता हूं। आप पढ़े होंगे 10th क्लास में कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो, अभी हिंदी में बोल रहे हैं, आपतन कोण का ज्या और अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात हमेशा कांस्टेंट होता है, नियत होता है, नहीं, जिसे कि हम दो मीडियम के लिए एक दूसरे के तुलना में अपवर्तनांक भी कह सकते हैं। इसी चीज को इंग्लिश में ऐसे कहेंगे कि when ray of light travels from one medium to another medium, then the ratio of sine of angle of incidence to the ratio of sine of angle of refraction is always constant for the two mediums। ऐसे कहेंगे कि when ray of light travels from one medium to another medium, then the ratio of sine of the साइन में हुआ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन इज always constant for the two mediums। Always constant for the two mediums। दो माध्यम के लिए हमेशा कांस्टेंट होता है। बात समझ गए? अब यहां पर इस बात को ऐसे समझिए, क्योंकि मैंने देखा है कि अधिकांश लोग स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनसे सवाल नहीं बनता है। उनको ये याद तो है लेकिन यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो हम यूज कैसे करें इस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा मीडियम 1 है और ये हमारा मीडियम 2 है, ठीक है। और हर मीडियम का अपना एक रेफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक होता है, और वो कितना होता है और अपवर्तनांक किसे कहते हैं वो अभी हम बताएंगे आपको। तो यहां पर देखिए, इसका मान लीजिए कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रेफ्रैक्टिव आर आई मतलब हो गया रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये μ1 है, और इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। अब देखिए कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, देख रहे हैं, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो यह रे ऑफ लाइट कुछ इसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ चला जाता ना। लेकिन मीडियम चेंज हुआ, देखिए क्या होगा, यहां पर मैं एक नॉर्मल खींच रहा हूं, ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब इस मीडियम में
लाइट कुछ ऐसे भी जा सकता है और कुछ ऐसे भी जा सकता है। अब कैसे जाएगा ये डिपेंड करता है कि ये और ये मीडियम का नेचर क्या है, समझ रहे हैं? यानी आर एंगल ये भी हो सकता है और आर एंगल ये भी हो सकता है। देख रहे हैं? ये कब होगा? जब μ2 जो है वो बड़ा होगा, μ1 से। और ये कब होगा? जब μ1 बड़ा होगा। ये बड़ा होने से क्या फर्क पड़ता है, क्यों ऐसा होगा, ये सब हम बताएंगे। तो सबसे पहले स्नेल्स लॉ लिखते कैसे हैं? ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन यानी दैट इज साइन डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन साइन बराबर दोनों ये रेशियो कांस्टेंट होता है। ये क्या है? कांस्टेंट है। तो वास्तव में ये कांस्टेंट जो है वो क्या है वो समझिए ठीक से। ये वास्तव में होता है इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए μ2 ये बाय μ1 ये है कांस्टेंट। ये μ2 बाय μ1 यानी ये I बाय R का मान वही होगा जो μ2 बाय μ1 मान होगा, वो है कांस्टेंट। अभी तो आप लोग अगर मैं नहीं लिखता आप लोग क्या लिखते हैं? साइन ऑफ ऐसा μ1 बाय μ2 और गलती हो जाती है। यहाँ पर μ1 बाय μ2 यहाँ μ2 बाय μ1 होगा। हाँ, अगर ये μ2 हो जाता ये μ1 हो जाता तब फिर μ1 बाय μ2 होता। तो ये कौन ऊपर कौन नीचे होगा ये आपको नहीं बुझने आएगा और इसलिए आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। आप ज्यादातर बच्चों से देख लीजिएगा जो कहीं भी फिजिक्स पहले पढ़ा हो, अभी ऑनर्स कर रहा हो या अभी पढ़ रहा हो, उसको देखिएगा उसको यही नहीं बुझने आता है कौन ऊपर कौन नीचे। तो ये सब चीज सीखने वाली बात है। तो ये स्नेल्स लॉ, ये जो आप लोग बोल रहे थे ये है स्नेल्स लॉ। लेकिन हम आपको कुछ ऐसा सिखाना चाहते हैं जिससे कि आपसे कभी गलती नहीं हो। आप एक बार लिखें और सही ही लिखें। तो जरा गौर से लिखिए, मैं इसको जरा तोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, जरा देखिए गौर से ये क्या बन जाता है। या μ1 इंटू साइन I बराबर μ2 इंटू साइन I, ये बन गया। अब इसको गौर से देखिए, इसको हम अपने दिमाग में यही रखते हैं। ये क्या है समझिए, ये है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे इंसिडेंट हो रहा है। यानी ये आई जिस मीडियम में है, ये आई एंगल जिस मीडियम में है उसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से गुना कर देना है। देख रहे हैं? इक्वल टू ये आर जिस मीडियम में है उसी मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गुना कर देना है। μ1 sin I बराबर μ2 sin R, यानी ये μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का है। यानी यहां पर वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है जिसमें रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है। देख रहे हैं आप? इक्वल टू उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है जिसमें रिफ्रैक्शन हो, रिफ्रैक्टेड रे यानी अपवर्तित किरण जा रहा है। ये इंसिडेंट रे हुआ, ये रिफ्रैक्टेड रे हुआ। समझ रहे हैं बात? अब नहीं गड़बड़ाइएगा। अब ये उल्टा पुल्टा रहेगा तब कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आप रट लेते ऐसे, अब मान लीजिए कहीं पर ये उसका उल्टा होता है, ये μ2 और ये μ1 होता, तो फिर आपको गलती हो जाती। तो ध्यान क्या रखना है, जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं उसी मीडियम में जो एंगल बना रहा है रे नॉर्मल से, उसका साइन लेना है। इक्वल टू दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसी मीडियम में जो एंगल बना रहा है नॉर्मल से, उसका साइन। ठीक है? यह है हमारा स्नेल्स लॉ। और दूसरा कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों एक प्लेन में। प्लेन का मतलब तो पहले भी समझा दिए थे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। ये बात आप समझ गए? अब सबसे पहले यहां पर जोड़ी मुझे लगने लगाया था ना, ये बात तो अभी डिस्कस नहीं किए, हम करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया बच्चों को देना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे। और जब डिस्कशन करेंगे तो ये सब बातें हमारा सामने आएगा कि हमने जो लिखा है रिफ्रैक्शन के बारे में, वो सारी बातें यहां से जानकारी निकल कर आएगी। तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का होता है। तो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिर बताता क्या है? तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि मीडियम प्रकाश के लिए कितना सघन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम टेल्स अस मीडियम इज हाउ मच डेंसर ऑप्टिकली, प्रकाश के लिए कितना सघन है। सोचिए इस क्लास एकदम क्लास एक खाली हो, तो हम जिस रफ्तार से दौड़ते हुए इस क्लास में एंट्री मारेंगे, क्या जब ये क्लास भरा रहेगा, पूरा बेंच डेस्क लगा हो और बच्चों से भरा हो, तो क्या हमारा वही स्पीड रहेगा? तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि हमारे लिए कितना भरा है या खाली, सघन है या विरल। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम टेल्स अस मीडियम इज हाउ मच डेंसर, कितना सघन है ऑप्टिकली, प्रकाश के लिए। समझ रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम tells us medium is how much denser ऑप्टिकल, प्रकाश के लिए कितना सघन है। वास्तव में यह जो है वो लाइट का स्पीड वैक्यूम में डिवाइडेड बाय लाइट का स्पीड मीडियम में होता है। यानी वैक्यूम में लाइट का स्पीड और मीडियम में लाइट का स्पीड का रेशियो होता है। यानी दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा एक मिनट, इट इज डिनोटेड बाय म्यू, इट इज डिनोटेड बाय ऐसे इसको द म्यू, लेकिन आपके एनसीईआरटी में एन का इस्तेमाल कर रहा है, एन, समझ रहे ना? लेकिन हम लोग ऐसे में हम लोग जो पढ़े हैं म्यू ही, इसलिए हमारा आदत है हम अक्सर म्यू ही लिखेंगे, लेकिन आपके पूरे एनसीईआरटी में एन का इस्तेमाल किया हुआ है। समझ रहे हैं? एग्जाम हो सकता है कि कभी कभी म्यू लिख करके कुछ ना आता है, कभी कभी एन लिख दिया जाता है, इसमें कोई कंफ्यूजन होने में नहीं चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम divided by the speed of light in medium, यानी C by V। यहाँ जगह नहीं है, एक चीज हम लिखना चाहते हैं, चूंकि आज हम ये बच्चे पढ़ देंगे। म्यू इक्वल टू क्या हो गया? C by V, यानी V इक्वल टू क्या हो गया? C by V। देख रहे हैं? यानी क्या कहता है ये कि म्यू का मान जितना ज्यादा होगा, लाइट का स्पीड मीडियम उतना कम होगा। यानी मीडियम कितना घना है वो तय करता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देख रहे हैं? तो स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किसी मीडियम का, वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होगा। तो प्राय टीचरों से या किसी बच्चों से पूछेगा कि भाई म्यू क्या होता है, तो बताएगा कि वैक्यूम में लाइट का स्पीड और मीडियम में लाइट का स्पीड का रेशियो होता है। तो ये वास्तव में रेशियो क्या बताता है? तो बताता है कि मीडियम कितना सघन है प्रकाश से। ओके, तो आज हम यही तरह रखेंगे, और भी बहुत सारी रोचक चीजें हैं जो अगले क्लास में देखेंगे।